यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। आज 10 मिनट में मैं आपको हम और हमारा आदर्श, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित है, इस पूरे पाठ के इम्पोर्टेंट गद्यांश और इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और कृतियों के बारे में बताऊंगा। तो आपको बता दूं कि जो लेखक का यहाँ पे जीवन परिचय और कृतियाँ 80 शब्दों में लिखना होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये और 10 नंबर की आपकी व्याख्या आती है। ठीक है, जिसमें 5 प्रश्न होते हैं। 5 प्रश्न 2-2 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स का होता है। तो ये चैप्टर जो है, इस पूरे चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं 2 गद्यांश बताऊंगा। ये 2 गद्यांश ही आप पढ़ के जाएंगे, आपका प्रश्न हो जाएगा। यानी कि 10 मिनट में आपका पूरा चैप्टर खत्म, खल्लास। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार आता है भाई? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साहित्यिक सेवाओं को लिख कीजिए। इस प्रकार का लिख के आ जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों को लिख कीजिए। तो कुल मिला के आपका यही प्रश्न बनने वाला है 5 नंबर में। 80 शब्दों में ये हमें लिखना होगा। यहाँ पे मैं पूरा जीवन परिचय सहित उनका साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियाँ, सब कुछ बताऊंगा। फिर आपका प्रश्न बन के आ सकता है, डॉक्टर एपीजे का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, या तो साहित्यिक परिचय के साथ जीवन परिचय आएगा, या फिर साहित्यिक परिचय के साथ कृतियां आएगा। तो यहाँ पे पूरी जीवनी आपको फुल मिलने वाली है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अंतिम 2 दिनों में आपको पूरा तैयार करना है। हिंदी जो है आप 3-4 दिन में ही लोग तैयार करते हैं, और आपका पूरा का पूरा प्रश्न यहाँ से फंसेगा। चलिए, सबसे पहले जीवन परिचय में मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर एपी कुछ इस प्रकार जीवन परिचय लिख करके मुझे पूरा जीवन परिचय लिखना होता है। या फिर यहाँ पे सब हेडिंग में आप जन्म, मृत्यु, कृतियाँ, यहाँ पे भी एक बॉक्स में लिख करके आप सब हेडिंग में लिख करके बता सकते हो। इससे एग्जामिनर क्या होगा कि पूरा आपका नहीं, मेन पॉइंट और डेट को देख करके पूरा वो चेक कर देगा। ठीक है, क्योंकि पूरा पढ़ने के लिए एग्जामिनर के लिए समय नहीं होता है, आप सभी को पता है, लेकिन वो पढ़ भी सकता है। तो हमें सारी बातें सही लगती हैं, फालतू कहानी नहीं लिखनी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ। इनके पिता जैनुल अब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता आशी अम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। ठीक है, अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वे पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्वार्ज मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की, और उसके बाद ये तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर किया। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने छोटा सा हेलीकॉप्टर बनाया, उसका डिजाइन तैयार किया। सन 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ISRO में हुआ। यहाँ वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इसरो में शामिल होना कलाम के करियर का सबसे अहम मोड़ था, और जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य आरंभ किया, तब उन्हें लगा कि जैसे वो वही कार्य कर रहे हो जिसमें उनका मन लगता है। 1963 से 64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन, जिनके देखरेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, ने कलाम को वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम के देखरेख में किया। वह इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के सचिव भी थे। भारत ने पहला दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर चिदम्बरम के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वयक थे। इस दौरान मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और प्रसिद्धियों के मद्देनजर एनडीए की गठबंधन सरकार ने उन्हें 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, तथा 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत से नवाजा जा चुका था। कलाम हमेशा से देश के युवाओं और उनके भविष्य के बेहतर बनाने के बारे में बात करते थे। इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाइट कैन आई गिव पहल की शुरुआत भी की, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया है। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2 बार 2003 से और 2004 MTV यूथ
आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मनोनीत भी किया गया था। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें प्रमुख हैं इंडिया 2020, अ विजन फॉर द मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिसिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट आदि। ये सारी इनकी रचनाएं थीं। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को उनके पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद की डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। 26 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद करोड़ों लोग के प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम परलोक सिधार गए। तो इस प्रकार यहाँ पे फुल्ल जीवनी लिखी हुई है और आपको उतना ही लिखना है जितना पूछा जाएगा। अगर कृतियाँ लिखनी है, ठीक है, कृतियाँ और सिर्फ जीवन परिचय लिखना, तो सिर्फ जीवन परिचय कृतियाँ लिखकर यहाँ पे हम 80 शब्दों में ही अपने बात को खत्म करेंगे, ठीक है। फिर इस चैप्टर में गद्यांशों पर आधारित प्रश्न क्या है, सिर्फ 2 गद्यांश यहाँ इंपॉर्टेंट है, इतना ही पढ़ के जाइए, एग्जाम में आपको मिल जाएगा। क्या है, मैं खास तौर से युवाओं, ये पूरा गद्यांश से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड है इसी की व्याख्या करनी है। जब तक हमारे विद्यार्थियों युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। इसका हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी। बाकी आपके 2 प्रश्न सेम होते हैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना होता है, यानी संदर्भ लिखना होता है, और रेखांकित अंश की व्याख्या। तो तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खासतौर पर किससे मिलते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम की कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही है और व्यक्ति किन चीज़ों को पाने का हक रखता है, ठीक है। तो पहला वही है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के तेजस्वी मन से हम और हमारा आदर्श का संपादित अंश है, ठीक है। या फिर आप सीधे ऐसे लिख लो, पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है हम और हमारा आदर्श, लेखक का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्लियर है। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है बच्चों, तो देखिए ऊपर मैंने आपको रेखांकित अंश दिखाया, उसको यहाँ पे व्याख्या करके लिखा गया है। अनेकानेक उपलब्धियों प्रसिद्धियों के धनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत अंश के माध्यम से भारतीय युवाओं को यह बताना चाहा है कि जब तक उन्हें विश्वास नहीं होगा कि वे देश के नागरिक बनने की संपूर्ण योग्यता स्वयं में रखते हैं, तब तक वे एक जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकते। अर्थात जब तक व्यक्ति को अपनी कीमत का आकलन नहीं होगा, तब तक वह महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपका था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने खासतौर पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खासतौर पर किससे मिलते थे। तो तीसरे का उत्तर दे रखा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खासतौर पर देश के युवाओं से मिलते थे। युवाओं की सभाएं लगती थी और युवाओं को संबोधित करते थे। चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम की कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपने मूल्य का आकलन किया, ठीक है। पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या है बच्चों की, व्यक्तियों के किन चीज़ों को पाने का हक रखता है। व्यक्ति किन चीज़ों को पाने का हक रखता है, तो व्यक्ति उन सभी चीज़ों को पाने का हक रखता है जो ईश्वर की दी हुई हैं। इस प्रकार आपके 10 में 10 मार्क्स मिल जाएंगे, 5 प्रश्न 2-2 मार्क्स के। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा है, इस पाठ के 2 ही गद्यांश आप पढ़ लीजिए, इन्हीं 2 में से कोई ना कोई एक फंस जाएगा। मैं यहाँ नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर ये पूरा लिख रखा है यहाँ पे। रेखांकित अंश क्या है, आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों के बहार देखने को मिलेंगे, इसकी हमें व्याख्या करनी है। पहला प्रश्न सेम है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या। पहला दूसरा आपका सेम होता है, 2-2 मार्क्स के सारे होते हैं। यहाँ पे 5 × 2 यानी 10 मार्क्स का आपका गद्यांश, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न पे जाएंगे, लेखक। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहला वही है, पाठ का नाम हम और हमारा आदर्श, लेखक का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है बच्चों, कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से अब्दुल कलाम जी समृद्धि की कद्र करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को कामयाब होने के लिए वह सभी हर संभव प्रयास करने चाहिए जो वह कर सकता है। किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात काम करते हुए उससे ऊब कर उस बीच में नहीं छोड़ देना चाहिए। यानी किसी काम को अगर आप कर रहे हो तो उसको पूरा कंप्लीट करो, उसको छोड़ो मत, उससे निराश मत, उससे ऊबो मत, ठीक है, उसको कंप्लीट जरूर करो। इसके लिए प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि यदि आप अपने आसपास देखें तो आपको ऐसे प्रकृति के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जो पूर्ण होते दिखेंगे। यानी प्रकृति अपने किसी भी काम को अधूरे मन से नहीं करती। आप किसी
फूलों के बाग में ही पहुंच जाइए। वहाँ मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम ने अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ा है। या फिर आप अपने ऊपर की ओर ही देखेंगे तो आपको यह ब्रह्मांड इस तरह विस्तृत दिखाई देगा जिसका कोई अंत नहीं है, जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते। अर्थात यह नभ भी हमें विस्तृत होने का यानी पूर्णता का संदेश देता है। क्लियर है? तो ये हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना भाई, ये चैप्टर से यही आने वाला है। ठीक है, फिर डॉक्टर कलाम समृद्धि की केंद्र, हाँ, जो तीसरा प्रश्न है, लेखक किनको एक दूसरे के विरोधी नहीं मानता है। तीसरा प्रश्न है, लेखक किनको एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता है, जिसका उत्तर दे रखा है कि लेखक समृद्धि और अध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता है। चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या था कि डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र क्यों करते हैं। समृद्धि, तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र इसलिए करते हैं क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। फिर पांचवा प्रश्न यहाँ पे बच्चों है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने छात्रों को क्या संदेश दिया है। तो यहाँ पे देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने छात्रों को प्रगति करने के लिए किसी भी कार्य को पूर्ण करके ही चैन लेने का संदेश दिया। तो आप बिल्कुल किसी भी कार्य को अगर स्टार्ट किया तो उसे पूरा जरूर करें, आपको सफलता आवश्यक रूप में मिलेगी। जैसे कि आपने यहाँ पे हिंदी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ के सभी प्रश्न यानी सभी चैप्टर्स के गद्यांश और सबकी जीवन परिचय इंपॉर्टेंट, आप 5 जीवन परिचय पढ़ लेंगे, उसमें से ऑप्शन आता है तो आप एक अच्छे से कर पाएंगे। तो कुल मिला के आप 3 जीवन परिचय पढ़ लीजिए और उससे आपका फंस जाएगा। ठीक है, और गद्यांश जो मैं बता रहा हूँ, गद्यांश किसी चैप्टर का भी आ सकता है। तो गद्यांश जो जितने भी हर चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट आपको वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको देखिए और आपको यही देखने को मिलेगा 24 फरवरी के एग्जाम में। ठीक है, आग लगा देंगे उस दिन आप। तो फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।